स्वागत है दोस्तों आप सभी का इनकम टैक्स के कॉर्नर वीडियो में। आज के वीडियो में हम लोग डिस्कस करने वाले हैं सेक्शन 194 बी टीडीएस, जो कि एप्लीकेबल होता है हमारे विनिंग अमाउंट के ऊपर। जो भी विनिंग्स हमने की हैं लॉटरी से, क्रॉसवर्ड पजल से, कार्ड गेम से, तो इनमें जो भी हमको विनिंग अमाउंट मिलता है उस पर टीडीएस जो कटता है वो कटता है अकॉर्डिंग टू सेक्शन 194 बी। अब जो टीडीएस चैप्टर हम लोग पढ़ रहे हैं इसके अंदर हमने पहले भी कई सेक्शन को कवर किया है। अगर आपने पिछले वाले वीडियोस अभी तक नहीं देखे तो उन सबका लिंक आपको डिस्क्रिप्शन में मिलेगा, वहां पर जाकर के आप पिछले सारे वीडियोस इस चैप्टर के देख सकते हो। अब जैसा कि मैंने आपसे कहा कि सेक्शन 194 बी हमारा एप्लीकेबल होता है विनिंग अमाउंट के ऊपर। जो भी विनिंग हमारी हुई है, जो भी हमने पैसा जीता है लॉटरी से, क्रॉसवर्ड पजल से, किसी कार्ड गेम से, या फिर किसी गैम्बलिंग या फिर बेटिंग से, इनमें जो भी अमाउंट हमने जीता है वो अमाउंट पर हमारा टीडीएस कटेगा अकॉर्डिंग टू सेक्शन 194 बी। इसके बाद अगर हम देखें कि पेयर कौन होगा, पेयर का मतलब कि कौन पर्सन टीडीएस को काटेगा, और पे कौन से पर्सन का टीडीएस यहाँ पर कटेगा। तो पेयर में यहाँ पर जो भी पर्सन रिस्पॉन्सिबल है फॉर पेइंग इनकम बाय वे ऑफ विनिंग, मतलब जिस भी पर्सन से आपने पैसा जीता है, जो पर्सन आपको पैसा देने वाला है जीत का, वो पर्सन यहाँ पर टीडीएस आपका डिडक्ट करेगा। पे में यहाँ पर कोई भी पर्सन हो सकता है, कोई भी पर्सन का मतलब इंडिविजुअल, एचयूएफ, फर्म, कंपनी, कोई भी हो सकता है। रेट ऑफ टीडीएस यहाँ पर अगर आप देखोगे तो रेट ऑफ टीडीएस यहाँ पर काफी ज्यादा होता है, 30%। जितना भी आपने अमाउंट जीता है उसका 30% यहाँ पर आपका टीडीएस कट जाएगा। जैसे मान लो अगर आपने 50,000 रुपए जीते, ठीक है, तो 50,000 रुपए से 30% ऐसे उड़ा दिए जाएंगे, मतलब आपको जो हाथ में आएगा वो 35,000 रुपए आएगा, 15,000 आपका टीडीएस वहीं पर काट के रख लिया जाएगा। टाइम ऑफ डिडक्शन की अगर हम बात करें तो यहाँ पर एट द टाइम ऑफ पेमेंट होता है, जिस भी टाइम पे आपको पेमेंट किया जा रहा है उसी टाइम पे आपका टीडीएस का डिडक्शन होगा। अब इसके बाद आती है मेन बात, थ्रेशोल्ड लिमिट की। कितने अमाउंट पे के बाद ही हमारा टीडीएस कटेगा। अगर हम उस थ्रेशोल्ड लिमिट के अंदर रहते हैं तो फिर हमारा टीडीएस नहीं कटेगा। तो यहाँ पर देखिए, यहाँ पर लिखा है अमाउंट और द एग्रीगेट ऑफ अमाउंट। अमाउंट और एग्रीगेट ऑफ अमाउंट का मतलब होता है या तो आपको लमसम एक बार में मिल जाए, या फिर अगर आपको किस्तों में मिला, इंस्टॉलमेंट में आपने एक बार जीता, फिर दूसरी बार जीता, फिर तीसरी बार जीता, तो जो पूरे साल में आपको अमाउंट मिल रहा है वो यहाँ पर, तो उसको देखा जाएगा। ठीक है, एक बार में मान लो हो सकता है आपने 12,000 रुपए जीत लिए हो, या फिर अगर आप किस्तों में जीत रहे हो तो उसका आपने 2,000 जीता हो, फिर आपने 3,000 जीता हो, फिर आपने 5,000 जीता हो। तो हम क्या करेंगे, हम इन सबको टोटल कर देंगे, हम देखेंगे कि पूरे फाइनेंशियल ईयर में आपने कितना अमाउंट जीता है। तो यहाँ पर देखिए लिखा है एक्सीडिंग ₹10,000 इन अ फाइनेंशियल ईयर। अगर आप एक फाइनेंशियल ईयर में 10,000 रुपए से ज्यादा जीतते हो लॉटरी, क्रॉसवर्ड पजल, इन सबसे, तो फिर आपका जो टीडीएस है वो यहाँ पर कटेगा एट द रेट ऑफ 30% अकॉर्डिंग टू सेक्शन 194 बी। अगर आपका अमाउंट जो है वो 10,000 तक होता है या तो फिर 10,000 से कम होता है तो फिर टीडीएस नहीं कटेगा। यहीं पर अगर आप देखोगे तो यहाँ पर जो फाइनेंशियल ईयर हमारा अब आने वाला है 2025-26, यानी कि जो असेसमेंट ईयर, नेक्स्ट असेसमेंट ईयर होगा 2026-27 वाला, वहां पर इसमें थोड़े से चेंजेस कर दिए गए। अभी तक यहाँ पर देखिए इनफ फाइनेंशियल ईयर दिया जा रहा है आपका, मतलब मैंने कहा क्या टोटल यहाँ पर आपका 2,000 3,000 जो है वो हम ऐड करके निकालेंगे। इसलिए यहाँ पर क्या था, अमाउंट और एग्रीगेट ऑफ अमाउंट। अब गवर्नमेंट ने क्या किया, ये वाला जो बजट आया था 2025 वाला, इसमें गवर्नमेंट ने ये वाली लाइन हटा दी। इसमें गवर्नमेंट ने कहा कि अगर आपका सिंगल ट्रांजैक्शन फाइनेंशियल ईयर में 10,000 को एक्सीड करेगा तभी हम टीडीएस काटेंगे, अदरवाइज हम नहीं काटेंगे। मान लो आपने साल भर में 2,000 जीता, फिर आपने एक बार जो आपका सिंगल ट्रांजैक्शन हो रहा है वो 3,000 जीता, फिर आपने 5,000 जीता, फिर आपने 6,000 जीता, फिर आपने 10,000 जीता। तो इस तरीके से करते करते यहाँ पर अगर आप देखोगे तो अब ये पहले हम क्या करते हैं, इस फाइनेंशियल ईयर में जो हम कर रहे थे वो हम टोटल कर रहे थे क्योंकि हमको एग्रीगेट ऑफ अमाउंट की बात करी गई थी। लेकिन अब क्या होगा, जो अब हमारा 25-26 वाला आने वाला है, इसमें हमारा ना तो ये वाले अमाउंट पे कटेगा, ना ये वाले अमाउंट पे कटेगा, ना ये वाले, ना ये वाला अमाउंट होगा, मतलब ये इस पे भी नहीं कटेगा। मान लो ये 11,000 होता है, ठीक है, ये 11,000 अगर होता है तो ये अमाउंट जो आपको दिख रहा है 11,000 रुपए, क्योंकि ये 10,000 को एक्सीड कर रहा है हमारा सिंगल ट्रांजेक्शन, तो सिर्फ और सिर्फ इस पे कटेगा टीडीएस। लेकिन पहले क्या हो रहा था, पहले हम इन सबको टोटल करके इस पर 30% का टीडीएस अप्लाई कर रहे थे। तो यहाँ पर आपको अमाउंट ध्यान रखना है कि 10,000 रुपए आपका जो अभी चल रहा है असेसमेंट ईयर, इस चीज का ध्यान रखिएगा। ये वाला अमाउंट आपका असेसमेंट ईयर 2025 और 26 इसमें लग रहा है, और ये वाला जो लगेगा ये फाइनेंशियल ईयर आपका हो गया 25-26, यानी कि असेसमेंट ईयर कौन सा हो गया, 2026-27 वाला। इसमें ये चीज एप्लीकेबल होगी जहां पर सिंगल ट्रांजेक्शन को कर दिया गया, अमाउंट और एग्रीगेट ऑफ अमाउंट को हटा दिया गया है। इसके बाद एक लाइन यहाँ पर और लिखी है, ये भी देख लीजिए, अदर देन। यहाँ पर जो विनिंग्स की हमने बात करी थी, ये विनिंग्स हमारी अदर देन विनिंग्स फ्रॉम एनी ऑनलाइन गेम इन रिस्पेक्ट ऑफ विच टीडीएस अंडर सेक्शन 194 बी ए वुड बी एप्लीकेबल। तो जो 194 बी ए होता है, ये आपको पता है कि अभी कुछ टाइम पहले गवर्नमेंट ने इंट्रोड्यूस किया था, जो कि आपके ऑनलाइन गेम्स के ऊपर लगता है। जैसे मान लो अगर आपने ड्रीम 11 या फिर जो भी लूडो वगैरह से करते हैं ना, उसमें ऑनलाइन में खेल करके जीतते हैं, उन सब ऑनलाइन गेम्स में जो आपको अमाउंट मिल रहा है वो उस पर टीडीएस आपका करता है 194 बी ए के अकॉर्डिंग। लेकिन यहाँ पर हम लोग बात कर रहे हैं बी की, तो बी के अंदर में ये वाला पार्ट एप्लीकेबल नहीं होगा।
तो एप्लीकेबिलिटी के अंदर यहाँ पर क्या क्या आ गया, यहाँ पर हो गया लॉटरी, क्रॉसवर्ड पजल्स, फैंटेसी स्पोर्ट्स हो गए, गैम्बलिंग हो गई, टीवी शोज हो गए, कार्ड गेम्स हो गया, रेस बैटिंग हो गई। अब यहाँ पर एक नोट लिखा हुआ उसको भी पढ़ लेते हैं, उसके बाद फिर हम लोग बाकी की बातें करेंगे। देखिए यहाँ पर फर्स्ट पॉइंट लिखा हुआ है, वेयर द विनिंग्स आर होली इन काइंड हो, या फिर पार्टली इन कैश एंड पार्टली इन काइंड हो, बट द पार्ट ऑफ कैश इज नॉट सफिशिएंट टू मीट द टैक्स लाइबिलिटी ऑफ डिडक्शन ऑफ टैक्स। तो यहाँ पर इन्होंने ये बोला है कि मान लो जो आपको विनिंग का अमाउंट मिल रहा है, वो जैसे मान लो अगर आपने 1 लाख रुपए जीते हैं, ठीक है। अब 1 लाख रुपए जो जीते हैं वो हो सकता है कि आपको कई बार आप लॉटरी लगती है तो उसमें फ्रिज मिल जाती है, टीवी मिल जाती है, ठीक, कार मिल जाती है, ये सब अमाउंट चीजें मिलती हैं। तो वहां पर क्या होता है कि जैसे मान लो अगर आपको होली इन काइंड मिल गया, आपको कार मिल गई, तो आप क्या करेंगे, हम इस कार की वैल्यू निकालेंगे। ये कार की वैल्यू मान लो अगर आती है 5 लाख रुपए, तो ये जो 5 लाख रुपए है इस पर 30% का टीडीएस हम लगाएंगे। अब ये 30% हम काट तो सकते नहीं, क्योंकि हम जो पेयर है वो कार देने वाला है, तो अमाउंट तो यहाँ पर कोई भी इन्वॉल्व नहीं हो रहा है। तो वो क्या करेगा, वो उस पर्सन को जिसको कार देने वाला है वो उससे कहेगा कि 5 लाख का 30% यानी कि 1.5 लाख रुपए तुम मुझे कैश में प्रोवाइड करो, तुम मुझे यहाँ पर पहले पैसा दो, ताकि ये टीडीएस का अमाउंट मैं डिपॉजिट कर सकूं अपने पास में, उसके बाद फिर तुम कार को ले जा सकते हो। तो यहाँ पर देखिए लिखा है, द पर्सन रिस्पॉन्सिबल फॉर पेइंग शेल बिफोर रिलीजिंग द विनिंग्स एंश्योर दैट द टैक्स हैज बीन पेड इन रिस्पेक्ट ऑफ द विनिंग। तो मतलब वो कहेगा कि कार ले जाने के पहले तुम मुझे 1.5 लाख रुपए टीडीएस का चुकाओ, उसके बाद तुम कार को ले जा सकते हो। यहीं पर मान लो कि अगर जैसे पार्टली इन कैश और पार्टली इन काइंड होता है, तो यही वाला एग्जांपल उठा लेते हैं, इसको हटा देते हैं। यहाँ पर मान लीजिए कि पांच आपने टोटल जो जीता वो जीता 5 लाख रुपए की कार, 1 लाख रुपए उसने आपको कैश में देने हैं, ठीक है। 5 लाख रुपए की कार आपने जीती और 1 लाख रुपए कैश में देने, टोटल अमाउंट कितना हो गया, 6 लाख रुपए का हो गया। 6 लाख रुपए पे अगर हम टीडीएस लगाएंगे 30% का, तो ये हो जाएगा 1.8 लाख। अब वो क्या करेगा, जो 1 लाख रुपए कैश देने वाला है वो तो 1 लाख रुपए पूरे के पूरे डिडक्ट कर लेगा, उसमें तो कोई बात ही नहीं आती। लेकिन जो बचा हुआ 80 हजार रुपए है, वो 80 हजार रुपए फिर वो उस पर्सन से मंगवाएगा कि अब तुम मुझे 80 हजार रुपए पे करो, उसके बाद तुम ये कार को लेकर के जा सकते हो। तो इन्होंने यही बोला कि पार्टली इन कैश और पार्टली इन काइंड अगर होता है, बट द पार्ट ऑफ कैश इज नॉट सफिशिएंट टू मीट द टैक्स लाइबिलिटी। यहाँ पर आप देख रहे हो कि 1 लाख रुपए की कैश में अमाउंट था और जो लाइबिलिटी बन रही थी वो 1,80,000 की बन रही थी, तो वो यहाँ पर सफिशियंट है नहीं। तो जितना अमाउंट कैश से काट सकता उतना कैश से काट लिया, बचा हुआ अमाउंट जो होगा वो उसे वो अलग से मंगवाएगा, उसके बाद फिर वो उसको विनिंग का अमाउंट रिलीज करेगा। दूसरा यहाँ पर बोला है, वेयर द विनिंग्स आर टू बी क्रेडिटेड एंड लॉसेज आर टू बी डेबिटेड टू द इंडिविजुअल अकाउंट ऑफ द पंटर। पंटर का मतलब कि जो यहाँ पर पैसा लगा रहा है, जो लॉटरी जीत रहा है। टैक्स हैज टू बी डिडक्टेड ऑन विनिंग्स बिफोर सेट ऑफ लॉसेज, देयर आफ्टर द नेट अमाउंट आफ्टर डिडक्शन ऑफ टैक्स एंड लॉसेज हैज टू बी पेड टू द विनर। देखिए क्या हुआ यहाँ पर, ये एक पर्सन था, ठीक है, ये 2 पर्सन हो गए। अब ये जो है ये यहाँ पर विनर है, और ये यहाँ पर एक तरीके से आप इसको ले लो कि ये पेयर है। पेयर के पास में यहाँ पर विनर का अकाउंट पहले से बना हुआ है, और इस अकाउंट में जो भी मतलब वो डेली बेसिस पे लॉटरी और ये सब में पैसा लगाता रहता है। तो यहाँ पर मान लो कि इसका पहले से नेगेटिव बैलेंस चल रहा है 50,000 रुपीज का, 50,000 रुपीज का नेगेटिव बैलेंस चल रहा है। अब यहाँ पर इस पर्सन ने मान लो कि 1 लाख रुपए जीत लिए। अब यहाँ पर क्या होगा कि ऐसा नहीं हो सकता कि 1 लाख रुपए पहले अपने 50,000 रुपए सेट ऑफ करे, उसके बाद बचे हुए 50,000 रुपए में से टीडीएस का डिडक्शन करे। पहले इसको क्या करना होगा, पहले इसको यहाँ पर टीडीएस का डिडक्शन करना होगा, यानी कि 1 लाख रुपए में से पहले वो टीडीएस का डिडक्शन करेगा, जो भी पेयर है। 30% का टीडीएस उसने काट लिया, यानी कि 30,000 रुपए बचे कितने, 70,000 रुपए। ये 70,000 रुपए में से वो अपना 50,000 रुपए का जो नेगेटिव बैलेंस चल रहा है उसको सेट ऑफ करेगा, और फिर जो बचा हुआ 20,000 रुपए होगा, वो 20,000 रुपए ये जो भी विनर है उसको अमाउंट पे कर देगा। सेट ऑफ करने के पहले उसको टीडीएस का डिडक्शन करना, उसके बाद जो बचा हुआ अमाउंट होगा उससे फिर वो अपने लॉसेस वगैरह सेट ऑफ करके विनर को पेमेंट कर सकता है। इसके बाद नेक्स्ट आती है बात टीडीएस डिपॉजिट करने की। जो भी टीडीएस यहाँ पर कटा है वो डिपॉजिट कितने टाइम तक कर देना है गवर्नमेंट को। तो अगर किसी गवर्नमेंट ऑफिस की तरफ से हुआ है तो फिर यहाँ पर विदाउट इनकम टैक्स चलान अगर किया जा रहा है तो सेम डे पे, जिस दिन भी टीडीएस कटा उस दिन पे, उसी दिन पे डिपॉजिट कर देना है। अगर इनकम टैक्स चालान के साथ में किया जा रहा है तो जिस महीने में टीडीएस कटा उस महीने के एंड होने के बाद 7 दिन का टाइम मिलता है, विद इन 7 डेज टीडीएस टू डिपॉजिट कर देना है। यानी कि अगर जनवरी में कट रहा है टीडीएस तो 7 फेब तक डिपॉजिट कर देना है। अगर अदर डिडक्टर की बात करें तो अदर डिडक्टर के केस में यहाँ पर जो मार्च का महीना होगा, क्योंकि ये एंड ऑफ फाइनेंशियल ईयर होता है तो 30 अप्रैल तक टाइम है, लेकिन मार्च के अलावा कोई भी और महीना होगा तो उसमें जिस भी महीने में टीडीएस कटा उस मंथ के एंड होने के बाद 7 दिन का टाइम मिलेगा, तब तक के टीडीएस उसको डिपॉजिट कर देना है। जैसे मान लो कि अगर फेब में कटता है तो यहाँ पर 7 मार्च तक डिपॉजिट कर देना है, लेकिन अगर मार्च में कटता है तो फिर 30 अप्रैल तक का टाइम है।
इसके बाद नेक्स्ट आती है बात क्वार्टरली स्टेटमेंट फाइलिंग की। तो क्वार्टरली स्टेटमेंट फाइलिंग का मतलब हुआ कि जो भी पेयर है यहाँ पर वो कई लोगों का टीडीएस काट रहा है, तो वो टीडीएस जितना काटा उसने जितना गवर्नमेंट को पेमेंट किया वो यहाँ पर उसका एक स्टेटमेंट बनाएगा और गवर्नमेंट को फाइल करेगा कि हमने इतना इतना अमाउंट टीडीएस का काटा और आपको डिपॉजिट किया है। तो जो क्वार्टरली बेसिस पे होगा यहाँ पर अप्रैल से लेकर जून का, यानी कि जून का क्वार्टर एंडिंग जो होगा उसकी जो ड्यू डेट होगी वो उसके नेक्स्ट मंथ की लास्ट डेट, ठीक है, जो क्वार्टर एंडिंग है उससे फिर नेक्स्ट मंथ की लास्ट डेट, यानी कि 30 जून को क्वार्टर एंड हुआ तो 31 जुलाई, 30 सितंबर को क्वार्टर एंड हुआ तो 31 अक्टूबर, 31 दिसंबर को हुआ तो 31 जैन। लास्ट वाले में थोड़ा सा चेंज हो जाता है, यहाँ पर 31 मार्च को जो हमारा क्वार्टर एंड होगा वहां पर हमको 2 महीने का टाइम मिलता है 31 मई तक का। बाकी सब में एक एक महीने का, यहाँ पर भी एक महीना, यहाँ पर भी एक महीना क्वार्टर एंड होने के बाद, लेकिन यहाँ पर आपको 2 महीने का टाइम देखने को मिलेगा। इसके बाद आती है बात सर्टिफिकेट की। जो भी टीडीएस कटा उसका सर्टिफिकेट भी प्रोवाइड किया जाएगा पेई को, तो वो प्रोवाइड किया गया है फॉर्म 16A के अंदर में विद इन 15 डेज फ्रॉम द ड्यू डेट ऑफ फर्निशिंग ऑफ द टीडीएस स्टेटमेंट। तो टीडीएस स्टेटमेंट जब भी उसको ये क्वार्टरली स्टेटमेंट फाइल करनी है उसके एंड होने के बाद 15 दिन का टाइम रहता है कि 15 दिन के अंदर अंदर उसको सर्टिफिकेट पेई को प्रोवाइड कर देना है। तो यहाँ पर हमने डिस्कस कर लिया सेक्शन 194B। कहीं पर किसी भी पॉइंट में अगर आपको डाउट हुआ तो आप कमेंट करके मुझसे पूछ सकते हो। बाकी अगर आपको वीडियो पसंद आया हो तो उसको लाइक करना मत भूलिएगा, साथ में चैनल को सब्सक्राइब जरूर कर दीजिएगा। हम लोग मिलते हैं नेक्स्ट वीडियो में। थैंक यू।